वयोबल शरीराणि देशकालाशनानि च समीक्ष कुर्याद् व्यायामम अन्यथा रोगमाप्नुयात्। इसका अर्थ है अपनी वय, अपना बल, अपना शरीर, देश काल, खाना पीना, ये अच्छी तरह से देखने के बाद ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा आप रोग को प्राप्त करेंगे, रोग हो सकता है आपको। धन्यवाद। क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन शेयर किया है वो दिख रहा है क्या? हाँ। जी। गत सप्ताह हमने अ, ऋतुचर्या का विषय आरंभ किया था और अग्नि समझने के लिए वहां तक हम पहुंचे थे। हमने देखा था कि शिशिर अ, हेमंत और शिशिर में ठंड की ऋतु होती है, वसंत तथा ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है, और वर्षा तथा शरद ऋतु में वर्षा अर्थात बरसात होती है। हर ऋतु अंदाज से 2 महीने का होता है। लेकिन उसकी तिथि कैसे निश्चित करेंगे? तो जब तक आने वाला ऋतु आरंभ नहीं होता है तब तक अगले ऋतु का ही पालन करना होता है। जैसे उदाहरण दिया था कि वर्षा जिस दिन से आरंभ होती है उस दिन से वर्षा ऋतु आरंभ हो गया, तब तक ग्रीष्म ऋतु ही उसका ही पालन करना होता है। तो हर ऋतु में शरीर बदलता रहता है। तो ये बदलता है अर्थात बढ़ता या घटता है ऐसा नहीं होता है। शरीर की ऊंचाई बढ़ गई या फिर मोटा हो गया, दुबला हो गया, ऐसा नहीं होता है। परंतु शरीर के अंदर के जो दोष तथा अग्नि होती है वह बदलती रहती है। दोष अर्थात जिसे हम प्रकृति कहते हैं, वात पित्त और कफ। और जो ऋतु के शास्त्र समझने के लिए पहले हमें अग्नि समझना होगा। तो वैसे हम आरंभ करते हैं कि सबसे पहले अग्नि की स्थिति हम देखते हैं। तो स्थिति में सर्दी में अग्नि तीव्र होती है, गर्मी की ऋतु में अग्नि मध्यम होती है, और वर्षा की ऋतु में अग्नि मंद होती है। ये अग्नि के हम प्रकार देखते हैं पहले। अग्नि के कुल 13 प्रकार हैं, जिसमें सर्वप्रथम जठराग्नि, जिसे वैश्वानर भी कहा जाता है। दूसरा है अपने जो शरीर में 7 धातु होते हैं तो धातु अग्नि होती है। हर एक धातु की अपनी अग्नि होती है। और पंच भौतिक जिससे हमारा शरीर बना है उसकी भी 5 अग्नियां होती हैं। तो ऐसे 1 और 7 8 और 5 13, ऐसे 13 अग्नि हैं। आज हम केवल जठराग्नि के विषय में ही बात करेंगे। धातु अग्नि और पंचभौतिक अग्नि के विषय में आगे कभी समय मिला तो उसके विषय में भी बात करेंगे। इसी 13 अग्नि की जो चिकित्सा होती है, चरक सूत्र में उसके उसे अग्नि चिकित्सा कहा गया है। ये 13 अग्नि का जो है उसकी विस्तार से हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम इसको आगे देखते हैं कि इस अग्नि के विषय में जो अपने ऋतु के अनुसार क्या बदलाव होता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सर्दी की ऋतु। तो ऐसा होता है कि पेट में जो जठराग्नि होती है, ये जठराग्नि यानी कोई लपटें नहीं लगती है, आग की फ्लेम नहीं होती है, परंतु ये ऊर्जा होती है। जैसे आपको उदाहरण दूं तो मोटरसाइकिल जो चलती है वो इंजन में अग्नि होती है, इसके कारण वह चलती है। वह अग्नि अर्थात ईंधन, जैसे पेट्रोल डीजल या जो कुछ भी हम डालते हैं, वह जो है वो ईंधन ऊर्जा देता है इंजन को, जिससे पहिया चलता है। इस ईंधन से ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से शक्ति तैयार होती है, और शक्ति से यह यंत्र चलता है। ऊर्जा से एक प्रणाली चलती है जिससे बाइक आगे चलती है। वैसे ही हम जो भी भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होते ही शक्ति में रूपांतरण होता है। यह रूपांतरण करने का कार्य जो है, ये शरीर में जो अग्नि है वह अग्नि करती है, जिससे शरीर की सारी प्रणालियां चलती हैं। अगर बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाए तो रुक जाएगी। उस बाइक में इंजन है, टायर में हवा भी है, सब कुछ है, परंतु अग्नि ना होने के कारण वह चलेगी नहीं। वैसे अपना शरीर भी लंबा चौड़ा 6 फुट का कद है, सिक्स पैक है, सब कुछ है, परंतु शरीर में अगर अग्नि नहीं होगी तो शरीर का काम बंद हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ठंड की ऋतु में शरीर जो होता है वो बाहरी ठंड को शरीर के अंदर ना आ पाए, इसलिए पूरे शरीर पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो छिद्र जो है वो अपना शरीर जो है वो सिकुड़ लेता है, जिसके कारण वह छिद्र से जो अग्नि बाहर जाने चाहिए थी वो बाहर जाती नहीं, और वो शरीर के अंदर ही जमा होने लगती है। क्योंकि जिससे शरीर में जो ऊर्जा है वो अग्नि के परमाणु है, उसे बाहर निकलने का मार्ग ही बंद हो जाता है। शरीर में अग्नि के सारे परमाणु एकत्रित हो जाते हैं, जिससे अग्नि तीव्र होती है, जिससे भूख बढ़ती है। ठंड में अधिक भूख लगती है, तथा जो भी हम खाते हैं वो सारा पाचन भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अग्नि तीव्र है। उसके बाद हम देखते हैं अगला ऋतु जो है वह सर्दी के बाद आता है गर्मी। गर्मी में शरीर के सारे छिद्र खुलने लग जाते हैं,
क्योंकि बाहर ठंड कम हो गई, गर्मी हो गई है, तो शरीर के जितने भी छिद्र थे वो छोटे छोटे छिद्र सारे खुलने लगे, जिससे अग्नि के परमाणु अब बाहर निकलने लगे, उनको रास्ता मिल गया, उनका रास्ता खुल गया, जिसके कारण शरीर में जमा हुई जो अग्नि थी वो कम होने लगी, जिसे हम कहेंगे कि मध्यम हो गई। तो गर्मी की ऋतु में शरीर की अग्नि मध्यम हो जाती है, क्योंकि उसे बाहर जाने के लिए जगह मिल गई। आप देखेंगे कि ढकी हुई अग्नि बहुत अधिक तेज होती है, लेकिन खुली अग्नि कम तेज होती है, क्योंकि उसे बाहर निकलने के लिए जगह मिली है। इसके बाद जो ऋतु आती है वो आती है बरसात, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में छिद्र है वो खुल जाते हैं, खुले ही रहते हैं। वर्षा के कारण हवा में नमी होती है, जिसे हम मॉइस्चर कहते हैं। अब यहाँ पर छिद्र जो है वो बंद नहीं होते, क्योंकि वर्षा में ठंड होती है, परंतु इतनी तीव्र ठंड नहीं होती है कि जिससे शरीर के सारे छिद्र जो है वो सिकुड़ जाए। जब भी वर्षा होती है तब हवा चलती है, थोड़ी ठंडक रहती है, परंतु ठंड की ऋतु जितनी अधिक मात्रा में ठंड ना होने के कारण शरीर के छिद्र तो खुले हैं। यहाँ से अग्नि तो बाहर जा सकती है, परंतु हवा में जो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, वह मॉइस्चर खुले छिद्रों से अंदर आता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है। आप देखेंगे तो वर्षा में दक्षिणायन है। दक्षिणायन में हमने पहले भी देखा था कि चंद्र का प्रभाव अधिक होता है, और वह प्रदान काल है, प्रदान अर्थात वो देता है, चंद्र देता है इस दक्षिणायन में। तो वर्षा ऋतु जो है वो दक्षिणायन में आती है, चंद्र दे रहा है तो शरीर ले रहा है। तो ये जो नमी होती है हवा के अंदर, वो शरीर अपने आप सोखने लगता है, और उसके कारण शरीर के अंदर की जो अग्नि होती है वो मंद हो जाती है, क्योंकि जो नमी है, मॉइस्चर है, वो शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। यह प्रदान काल है। चंद्र नमी के रूप में देता है। आदान काल में सूर्य खींचता है, जिसे हम आदान काल कहते हैं, और प्रदान काल में चंद्र देता है। इसे थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। सर्दी में रोम या छिद्र ठंड के कारण बंद हैं, गर्मी में रोम छिद्र खुले हुए हैं, और वर्षा में भी खुले हुए हैं। वर्षा में ठंड है, और पर इतनी नहीं कि छिद्र सिकुड़ जाए। कई सारे ऐसा प्रश्न करते हैं कि अग्नि तीव्र, मध्यम और मंद क्यों होती है। तो ठंड की ऋतु में रोम या छिद्र बंद होने से ना ही कुछ बाहर जा रहा है और ना ही कुछ अंदर आ रहा है, परंतु गर्मी में छिद्र खुलते ही अग्नि के परमाणु बाहर जा रहे हैं, अंदर कुछ नहीं आ रहा है। और वर्षा में अग्नि के परमाणु बाहर तो जा रहे हैं, तथा नमी अंदर आ रही है, मॉइस्चर अंदर आ रहा है। वर्षा में नमी के कारण अग्नि मंद हो जाती है, जिससे भोजन ठीक से पाचन नहीं होता। इसलिए वर्षा ऋतु में जितने भी उत्सव आते हैं उनमें उपवास के सर्वाधिक होते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि वर्षा ऋतु में अगर ठंड की ऋतु जितना ही भोजन करेंगे तो वो पाचन तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अग्नि मंद है। और पाचन नहीं हुआ तो जो अन्न का रस है, जिसे आमय कहते हैं, वो आमय जो है वो सारे रोगों का कारण होता है। वो आमय को पचाना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए शरीर में अग्नि की अधिकतम मात्रा आवश्यक होती है, जो वर्षा ऋतु में नहीं होती है। इसलिए उपवास के जितने भी उत्सव हैं वो सारे के सारे वर्षा ऋतु में सर्वाधिक मिलेंगे। श्रावण महीना उपवास का वो वर्षा ऋतु में है। यानी अपने ऋषि मुनियों का कहना है कि इस वर्षा ऋतु में कम खाओ, या फिर उपवास करो, या फिर जो चातुर्मास जो लगता है, वो चातुर्मास में भी एकासन कहा जाता है। एकासन अर्थात एक ही बार भोजन करना, दो बार नहीं। आज से करीब 25-30 वर्षों तक गांव में ऐसा प्रचलन था कि इस चातुर्मास में चूल्हा जो है वो एक ही बार जलता था, दूसरी बार नहीं जलाते थे। क्योंकि चातुर्मास है तो वो एकासन का समय होता है, अर्थात एक ही बार दिन में एक ही बार भोजन करना, जिससे अपनी जो पाचन यंत्रणा कमजोर हो गई है, और वो जो हम भोजन करते हैं उसे पचाने के लिए आवश्यक अग्नि भी पर्याप्त मात्रा में ना होने के कारण अपचन होगा, और उस अपचन के कारण कई सारी बीमारियां शरीर में होने की संभावना होती है। इसलिए इस चातुर्मास में वर्षा ऋतु में कम खाने को कहा है। ठंड की ऋतु में हम देखेंगे तो विविध प्रकार के पाक खाते हैं, जैसे अड़दिया पाक, गुंदर पाक, और बहुत सारे ऐसे पाक होते हैं जो आसानी से शरीर पचा सकता है। ऐसे भोजन में भी हम बहुत कुछ विविध प्रकार के सर्दी की ऋतु में खा सकते हैं, क्योंकि हमारी अग्नि जो है वो तीव्र होती है। हम जो कुछ भी खाएंगे उसे हम पचा पाएंगे। परंतु वर्षा ऋतु में कम खाना, हल्का खाना, क्योंकि इसका कारण है अग्नि। अग्नि अगर मंद है तो हम थोड़ा भी भारी भोजन करेंगे तो वो पचन नहीं करेगा, और उस वह हमारे बीमारी का कारण हो जाएगा। अगर इतना भी हमें अभी ध्यान में आ गया हो तो आपने अग्नि को समझ लिया है, ऐसा हम मान सकते हैं। और आगे हम दोषों का कारण समझने के लिए आगे चलते हैं। तो ये जो 6 ऋतु होती है, इन 6 ऋतु में 3 दोष
उनमें क्या फर्क पड़ता है, तीन दोष अर्थात प्रकृति, वात पित्त और कफ, इनमें भी क्या फर्क पड़ता है वो भी हमें देखना होगा, समझना होगा। इन दोषों को समझने के पहले इनकी अवस्था को समझेंगे। ये अवस्था क्या होती है, तीन दोषों की अथवा प्रकृति की अवस्था क्या है, वात पित्त तथा कफ। पहले होता है संचय, उसके बाद होता है प्रकोप, और अंत में होता है शमन। यह संचय, प्रकोप और शमन अर्थात क्या, तो संचय का जो समय होता है वहां पर वह अधिक मात्रा में जमा होता है। मैं आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। हमने मान लो पैसे कमाना आरंभ किया, पैसे कमा रहे हैं, तो वो सब पैसे हम जमा कर रहे हैं, जिसे हम संचय कहेंगे। वो संचय करते हैं, हम जमा करते हैं। और जैसे ही हम उसे खर्च करना आरंभ करते हैं, यानी हम उसे निकालना आरंभ करते हैं, जिसे है प्रकोप कहा जाता है। और वो पैसे खर्च करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि हमारे सारे पैसे पैसे जो है वो खत्म हो गए, समाप्त हो गए। तो वह जो काल होता है वो शमन का काल होता है। जमा करने का जो होता है वो संचय, वो खर्च करने का जो समय होता है उसे कहते हैं प्रकोप, तथा ये समाप्त होने का जो होता है उसे शमन कहा जाता है। तो यह जो अ, वात पित्त कफ जो है उसका, हम ये दोष को समझने के लिए इनका पहले अवस्था समझनी बहुत जरूरी होती है, जैसे संचय, प्रकोप तथा शमन। तो हम देखेंगे आगे कि किस ऋतु में किस दोष का संचय होता है और किस ऋतु में प्रकोप होता है और किस ऋतु में किस दोष का शमन होता है।